धर्म की बुराई या सनातन की बुराई या जो भी ज्योतिष की बुराई वो लोग करते हैं, ज्योतिष को नहीं जानते। स्वास्थ्य तो आप जानते हो, परंतु इसके पीछे का रहस्य नहीं जानते। स्वास्थ्य की पहली जो भुजा होती है वो बसंत को बताती है, दूसरी जो भुजा है वो अर्थ है, तो ग्रीष्म ऋतु। अब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा स्वास्थ्य है ना, ये साइंस है। पाखंड उनके लिए है जो ज्योतिष को ना, ज्योतिष के नियमों को जानते हैं, ज्योतिष को ना जिन्होंने पढ़ा। हेलो फ्रेंड्स, मिथ्स एंड फैक्ट के एक और एपिसोड में मैं इस्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी, एक मशहूर ज्योतिषाचार्य जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुंडली मैजिक, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं। इन्हें बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो स्वागत है आपका सर हमारे पॉडकास्ट में। जी, तो लवानिया जी, हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आपने कुछ एक बहुत ही कह सकती हूँ कि रेप्यूटेड टाइटल्स हैं आपको, जैसे कि उत्तराखंड के राज पुरोहित होना, ऐसे कुछ और टाइटल्स भी आपके साथ अटैच्ड। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इनके बारे में भी कुछ परिचय दें। जी, मैं राज जोशी के पद पर इस समय अनुमोदित हूँ यूपी सरकार के, और इस समय उत्तराखंड के राज पुरोहित के रूप में भी मैं अनुमोदित हूँ। माननीय या महामहिम राज्यपाल द्वारा मुझे अनुमोदित किया गया है, और इस समय उत्तर प्रदेश के जो राज जोशी हैं, मैं उस पद पे हूँ, तो ये मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मुझे अनुमोदित किया गया है। और जो मुझे अध्यात्म जगत में, अगर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा मुझे आध्यात्म जगत में गजानन महाराज के नाम से संबोधित किया गया है। शिक्षा के प्रति मेरा हमेशा लगाव रहा है, और मैं 3 विषयों में पीएचडी हूँ। ज्योतिष में जो है मैंने पीएचडी की है, और तिरुपति यूनिवर्सिटी से मैंने ज्योतिष में पीएचडी की है, और जियोलॉजी जो है जंतु विज्ञान, इसमें मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, और मनोविज्ञान में भी मैं पीएचडी हूँ, और ये मैंने अपनी बनस्थली विद्यापीठ से मैंने इसमें पीएचडी की है, और मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज है। और मैं चौथी पीएचडी अभी इस समय कर रहा हूँ, जो कि फिलॉसफी से है, और बनस्थली विद्यापीठ से अभी मेरी पीएचडी चल रही है। यानी कि आपने वेद ज्योतिष को बहुत ही गहराई से समझा है। तो ऐसे में मैं और हमारे दर्शक भी ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ज्योतिष एक साइंस है या सिर्फ बिलीफ? देखिए, ज्योतिष बहुत बड़ा साइंस है ना। बड़ा इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि साइंस का भी अपर है ना। मतलब हमारे यहाँ जैसे हम लोग बात करें, जैसे अभी आपने कितने % चीज़ों को जाना है। ये प्रकृति में जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप केवल 2% चीज़ों को जानते हैं, है ना। जो 2% चीज़ें हैं उनको आप जानते हैं। 98% जो चीज़ें हैं दर्शकों, आपके द्वारा अभी नहीं जानी जा रही हैं, ठीक है। तो 98% क्या है? ये 98% जो है उसको हमारे जो सनातन है, सनातन की जो परंपराएं हैं, उनके द्वारा पहले से इनको बताया जा चुका है। अब मैंने अभी आपने कहा ना कि आप इतनी विषयों में रिसर्च कर चुके हैं। रिसर्च किए मैंने, है ना, सर्च नहीं किया। मतलब जो चीज़ पहले से इस ब्रह्मांड में विद्वान है, उसी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस का मैं आपको थोड़ा सा इसका मैं बताऊँ। जैसे कि आपने सुना होगा हमारी 2 तिथियाँ हैं, जैसे सनातन में 2 तिथियाँ हैं, एक है पूर्णिमा और एक है अमावस्या, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में अगर दर्शकों आप अगर जानते होंगे, कुछ लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि आप पूर्णिमा को दान कीजिए, पूर्णिमा को परिक्रमा कीजिए, पूर्णिमा को भजन कीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें पूर्णिमा के दिन क्यों करी, है ना। पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या है कि जो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए। तो पूर्णिमा और अमावस्या 2 तिथियाँ हैं। जब मैं साइकोलॉजी से पीएचडी कर रहा था, तो एक अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि जो नो मून डे और फुल मून डे, है ना। नो मून डे मतलब ज्यादातर जो हमारी यंगर जनरेशन है वो ऐसे ही जानती है। हाँ। पूर्णिमा यानी फुल मून एंड अमावस मतलब न्यू मून, नो मून डे। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था कि ज़्यादातर जो हत्याएं हैं, रेप की घटनाएं हैं, या जो मर्डर जैसी घटनाएं होती हैं, ये पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास होती हैं। ये एक रिसर्च चल रही है ना, रिसर्च चल रही। अब मैं आपको साइंस से जोड़ना चाहता हूँ कि ना, अब ये जैसे व्यक्ति का जो है कर्म कर रहा है, कर्म करने के अलावा उसके क्या नकारात्मक कर्म आ रहे हैं, अब उसका क्या प्रभाव है। पूर्णिमा क्या तिथि है कि पूर्णिमा जो है जिसमें चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत पास होता है, ठीक है, पास होता है, तो पृथ्वी पर वो गुरुत्वाकर्षण लगाता है, ठीक है। अगर अभी एक प्रश्न आया था, जैसे अगर आप आरएएस का एग्जाम, आरएएस था राजस्थान का एक एग्जाम था, उसमें एक प्रश्न आया था कि अगर चंद्रमा को हटा दिया जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा, है ना। अगर चंद्रमा को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए यहाँ से, तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृथ्वी पर उथल पुथल आ जाएगी, क्योंकि उसके जल को अगर
अगर जल को कहीं ना कहीं संतुलित कर रहा है तो वो चंद्रमा कर रहा है। अब आप सुनिए ये साइंस कैसे, आपने अभी मैंने कहा ज्योतिष में जैसे हम लोग कहते हैं आपका चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा अच्छा है। अब सुनिए चंद्रमा का क्या प्रभाव है। जैसे हमने कहा पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा तिथि वह तिथि है जहाँ चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत पास होता है और एक गुरुत्वाकर्षण लगाता है ना, हर जलाशय पे गुरुत्वाकर्षण लगता है। ह्यूमन बॉडी में भी 70 से 80% जल है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में जो है वो जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो पूर्णिमा के दिन क्या है, खिंचाव उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में खिंचाव उत्पन्न होता है। और मस्तिष्क में खिंचाव उत्पन्न होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि आप दान कीजिए, परिक्रमा कीजिए। क्यों कह गए, क्योंकि इस समय हम सक्रिय हैं, और सक्रिय हैं अगर यह सक्रिय एनर्जी अगर किसी अन्य कार्य में लग जाएगी तो कहीं ना कहीं हम किसी जैसे नकारात्मक किसी कार्य में लग गई तो उसको करते चले जाएंगे। जैसे आप गुस्सा हो गए तो गुस्सा हो गए, अब आपको ये करना है कि ये मुझे इससे बदला लेना, तो आप उसी कार्य में लग जाएंगे, अच्छे कार्य में नहीं लगेंगे। तो पूर्णिमा के दिन ये तिथि है तो पूर्णिमा का प्रभाव होता है, ठीक है। अब पूर्णिमा का अच्छा इसलिए माना गया है क्योंकि अगर आप सक्रिय कार्य करना चाहेंगे या अच्छे कार्य करना चाहेंगे तो पूर्णिमा के दिन अगर शुरुआत करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। परंतु अमावस्या क्या है, इसको बहुत खतरनाक माना गया। अब लोग कहते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा कुछ है नहीं, तो मैं आपको साइंस के साथ जोड़ रहा हूँ। भाई आप जो है पृथ्वी जो है पास आती है, गुरुत्वाकर्षण लगता है। अब अमावस्या के दिन क्या होता है, पृथ्वी से चंद्रमा बहुत दूर चला जाता है ना। एक तो जो पूर्णिमा के दिन तो ज्वार आता है ना, उठाव आता है, जल में उठाव आता है, हाई टाइड जिसे हम कहते हैं। ये तो प्रूवन चीज है, प्रूवन इसमें कोई चीज बिलीफ है नहीं है, इसमें कोई ऐसा होता है। अब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से बहुत दूर चला गया, और पृथ्वी से दूर चला गया तो कहीं ना कहीं जब पृथ्वी से दूर चला गया तो जल में फैलाव होगा, है ना। हमारे मस्तिष्क में भी जल है, उसमें फैलाव होगा, स्फीति दाब एक होता है ना, वो बढ़ता है। तो ऐसे ही क्या है कि जो जल स्तर बढ़ता है कहीं समुद्र का, तो ऐसे ही क्या है मस्तिष्क में भी जल स्तर एकदम दबाव डालता है, तो आदमी जो है अपने आप को बहका सा, ठगा सा ऐसे महसूस करता है ना। तो कहीं ना कहीं वो चंद्रमा जो है उसको परेशान करता है। ज़्यादातर जो लोग हैं आज के समय में, युवा जो है, युवा ज्योतिष माने या ना माने, परंतु उसको क्या है साइकोलॉजिकली जो है ना वो डिसऑर्डर हो चुके हैं, है ना। हर किसी के साइकोलॉजी, मेरी साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, आप ये काम करेंगी, मैं ये काम करूँगा, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से दूर चला गया तो अमावस्या हो गई, और अमावस्या जो हो गई तो इसमें चंद्रमा की एनर्जी कम है, और चंद्रमा की एनर्जी कम है तो स्थिर जल नहीं है, तो फैलाव आ रहा है, उसमें आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब चंद्रमा पृथ्वी पर प्रभाव डाल रहा है और पृथ्वी के अंदर आप है, मतलब चंद्रमा की वजह से समुद्र में से तत्व भी निकल आते हैं, ठीक है, अगर वो फैलाव होते हैं, तो आप सोचिए कि मनुष्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है, सजीव और निर्जीव सभी पर प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का। ऐसे ही मैंने चंद्रमा का उदाहरण इसलिए दिया है कि चंद्रमा जो है एक ग्रह, मतलब ग्रह है ना। अगर मैं सूर्य की बात करूं, आप जानते हो कि ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। हमारे जो सप्तऋषि मंडल है, सप्तऋषि मंडल में क्या है कि अभी जैसे बसंत निकल गई है ना, तो सप्तऋषि मंडल एक ऐसे आकार का था, है ना, उल्टे चम्मच के आकार का था सप्तऋषि मंडल। इसमें 7 ऋषि हैं, जैसे हम उन्हीं के आधार पर, जैसे आप मुझे अकेला छोड़ देंगे तो मैं सप्तऋषि मंडल देख के एहसास कर लूँगा कि कौन सी ऋतु चल रही है ना, कौन सी ऋतु चल रही है और कौन सा मौसम है। तो हमारे यहाँ इसका वर्णन किया गया, ज्योतिष में वर्णन किया गया। ज्योतिष में जैसे हम लोग पंचांग निकालते हैं, हम लोग ये सारे निकालते हैं, तिथि निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे कि हम लोग जो हमारे सप्तऋषि मंडल है, अभी जैसे बसंत निकल गया तो उल्टे चम्मच के आकार का जो है सप्तऋषि मंडल था। अब ये क्या है, हमारी जो ब्रह्मांड की जो सारी वस्तुएं हैं ना, वो अधिकतर पॉजिटिव जो वस्तुएं हैं वो उत्तर से दक्षिण बहती हैं, ठीक है। हम लोग भी क्या है कि हमारी जो इसमें सारी आकाशगंगा जो है ना, आकाशगंगा या सारे ग्रह जो है या हम भी उत्तर से दक्षिण बह रहे हैं, ठीक है। ये भी ज्योतिष में बताया गया है ना कि उत्तर से दक्षिण बह रहे हैं। अब आपने कभी जैसे ग्रामीण उसमें बोलते हैं कि भूत आ गया, भभूड़ा जिसे बोलते हैं, है ना, भभूड़ा। भाषा जो है अलग अलग हो सकती है दर्शकों, तो हमारी जो मेन भाषा है उसमें हम लोग भभूड़ा बोलते हैं, तो वो लेफ्ट चलता है ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नेगेटिव एनर्जी है। जितनी भी जैसे आप परिक्रमा करते हैं, है ना, परिक्रमा भी करते हैं, क्लॉकवाइज कहा जाता है, क्लॉकवाइज करते हैं, है ना। अभी वास्तु का भी हम लोग जीने की अगर बात करें, जैसे हम सीढ़ियों की बात करें, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर बना रहे हैं तो आप जो है ब्रह्मांड बह रहा है इधर क्लॉकवाइज और आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ब्रह्मांड की एनर्जी से आप मैच नहीं कर पाएंगे। तो इतनी एनर्जी आने पर आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप भ्रमित हो जाएंगे, है ना। तो वास्तु में भी इसका वो है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे सप्तऋषि मंडल है, अब उसकी सोचिए कि सप्तऋषि मंडल अभी बसंत ऋतु में यूँ था, परंतु जैसे ही बसंत ऋतु के बाद अगर वो आई, ग्रीष्म ऋतु आई, है ना, या ग्रीष्म ऋतु में क्या है, ये एक सांप के फन की तरह हो जाएगा, है ना, ऐसे करके सांप के फन की तरह हो जाएगा। अब
अब कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु आ जाएगी, आ ही गई है ना, तो ये चम्मच के आकार का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जो आपकी वो आएगी मतलब शीत ऋतु आएगी, तो शीत ऋतु में ऐसे हो जाएगा। अब आप सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ, मैंने ऐसे बताया, ऐसे बताया, ऐसे बताया और ऐसे बताया। अब आप सुनिए, आपने कभी स्वास्तिक देखा? अब आप ऐसे समझ पाएंगे, हमारे दर्शक ऐसे समझ पाएंगे। कभी आपने स्वास्तिक देखा है? स्वास्तिक की पहली जो भुजा होती है ना, वो बसंत को बताती है ना, धर्म, है ना, जितने भी जो धर्म स्टार्ट हुए हैं वो बसंत में हुए हैं, है ना। दूसरी जो भुजा है वो अर्थ है, ठीक है, इसमें पैसा कमाना है। वो कौन सी ऋतु हो गई? कौन सी ऋतु हो गई? जैसे अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु, है ना। ग्रीष्म ऋतु में जो है वो मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई आप जो है, जब भी कभी गर्मी आती है ना, तो आदमी सक्रिय होता है, और सक्रिय होता है तो काम करने के लिए लग उसमें होती है। परंतु जैसे ही वर्षा ऋतु आती है ना, तो वो काम की भावना उसको जागृत होती है ना। तो उसमें ये कहा गया धर्म, अर्थ और काम, ठीक है। और जैसे ही ये ऋतु, जैसे हम लोग कहते हैं कि शीत ऋतु आती है, तो आदमी मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है ना, उसको थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, थोड़ा उसका दिमाग ठंड में अच्छा काम कर सकता है ना। मतलब कहते हैं ना कि आपका भी दिमाग है, हमारा भी दिमाग अगर काम करेगा तो मतलब जो ऋतुएं हैं उनका प्रभाव है। अब देखिए, अब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा स्वास्थ्य है ना, ये साइंस है। आपने स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य तो आप जानते हो, परंतु इसके पीछे का रहस्य नहीं जानते। हमारे जो दर्शक हैं, जैसे धर्म की बुराई या सनातन की बुराई या जो भी ज्योतिष की बुराई वो लोग करते हैं, ज्योतिष को नहीं जानते, ठीक है। बाकी अगर इसको देखा जाए तो ज्योतिष जो है बहुत बड़ी साइंस है। ये ग्रह तारे कहीं ना कहीं एनर्जी को जो है, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी, है ना। हम लोग जिस समय, जैसे हम लोग कहते हैं जन्म क्या है, अगर मैं जन्म की कहूँ, हमारी माताओं बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी माताएं किसी बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है, तो उनके गर्भनाल से अगर किसी को अलग किया जाता है तो वो स्वतंत्र बॉडी मानी जाती है ना, और उस समय जन्म माना जाता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्भ में आने पे ही जन्म है, नहीं, गर्भ में जो है माता का ही रूप है ना, माता का ही अंश है। जब गर्भ से अलग किया जाता है तो स्वतंत्र बॉडी होती है। जिस समय अलग किया गया उस समय ब्रह्मांड की एनर्जी देखी जाती है कि सूर्य कितनी डिग्री पे है, चंद्रमा कितनी डिग्री पे है, मंगल कितनी डिग्री पे है, ये सारे जो हैं वो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कि लग्न, और ये लग्न के अनुसार एक नक्षत्र होता है ना, और नक्षत्र के अनुसार उसका एक चरण होता है, और चरण के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जातक जो है ऐसा रहेगा, है ना। अभी जैसे आप ही की मैं अगर कुंडली देखूँ, है ना, आप हमारी बहन है ना, तो मैं जैसे आपकी कुंडली देखूं, तो अभी आप मुझसे पूछें कि गुरुजी क्या है मेरी कुंडली में, है ना, तो अब मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि आप मुझे जो है अपनी वो दीजिए, जन्म तिथि और जन्म आप का सुनिए, समय। मैं आपकी जन्म तिथि, जन्म का समय ले रहा हूँ, तो जन्म तिथि और जन्म का समय ले रहा हूँ, तो मतलब मैं आपकी वो एनर्जी जान रहा हूँ जो ब्रह्मांड में उस समय थी, और उस समय की, हाँ, उस समय की जो स्थिति थी ना, वो आज के समय में वो स्थिति क्या चल रही है। तुम देखिए, मैं उस एनर्जी को वो कर रहा हूँ। मतलब मेन चीज़ क्या है कि ज्योतिष जो है ना विशुद्ध साइंस है दर्शकों, इसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। ज्योतिष हुई, वास्तु हुई, हस्तरेखा हुई, ये सारी मतलब विशुद्ध साइंस है। तो मैं जवाब यही देना चाहूँगा आपका कि ज्योतिष जो है पाखंड उनके लिए है जो ज्योतिष को ना ज्योतिष के नियमों को जानते हैं, और ना ही ज्योतिष को मतलब कहते हैं ना कि ज्योतिष को ना जिन्होंने पढ़ा वो नियमों को जाने। बस केवल और केवल आज के समय में बड़ा मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकतर मैं जो उन ज्योतिषाचार्यों के लिए मैं ये टिप्पणी नहीं कर रहा जो मतलब मेहनत से और अपने लगन से लगे हुए हैं, सनातन को ऊंचाइयों पहुंचाने में लगे हुए हैं, परंतु मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आज के समय में एक ट्रेंड बन चुका है। ट्रेंड ये बन चुका है कि आप किसी को ना केवल सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देते हैं। जैसे कि किसी से आज के समय व्यापारिक जो चीज़ें हैं उन्होंने बहुत ख़त्म कर दिया है किसी भी चीज़ को। पहले के लोग जो थे उनके अंदर दिलों में गुंजाइश थी, है ना, और सेवा भाव कह ले या जो काम किया जाता था वो इसलिए किया जाता था कि किसी के लिए करना है। भाई आज मैं अपनी जो पीढ़ी है, मेरी पीढ़ी है, अगर मैं इसको धन ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो वो ही धन ट्रांसफ़र कर पाऊँगा जो मैंने मेहनत और खून पसीने से कमाया है, ठीक है। नहीं तो जो कोई आदमी बिना मेहनत के कोई चीज़ कमा लेता है वो यहीं कहीं खर्च कर जाता है ना, उसकी पीढ़ी खर्च कर जाती है। तो ये तो एक स्थायित्व चीज़ जो है वो जब भी मिलेगी जब कहीं ना कहीं मेहनत से किया गया। तो मैं ये उन्हीं को कहना चाहता हूँ आज के समय में नए युवा बस केवल जो कई सारी साइंस आज आ गई हैं, है ना, जैसे वैदिक ज्योतिष जो थी उसमें पढ़ना पड़ता था, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि चर्चा लंबी हो जाएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि मतलब आज के समय में बस केवल अंक ज्योतिष के द्वारा और लोग बता रहे हैं कि मतलब 6 अंक वालों की शादी 9 अंक वालों से कर दो, है ना, 3 अंक वालों की शादी 4 अंक वालों से कर दो। ये देखो इसमें कितना बड़ा पाखंड है। अभी मैं इसको बताऊंगा, है ना, या आप चाहें तो मैं भी इसे बता सकता हूँ। आप जानते हैं कि मैया सीता के सामने जब उनकी शादी थी उनके सामने कोई लिस्ट तो थी नहीं,
कि मेरी इस राय से मेरी कुंडली मिली है या उस राय से मेरी कुंडली मिली है। पहले स्त्री स्वयंवर करती थी, ठीक है, स्त्री के द्वारा पुरुष को चुना जाता था और स्वयंवर करने के बाद फिर ये देखा जाता था कि अब इनमें चिरंजीवी कुंडली में और आयुष्मती कुंडली में क्या दोष है। 36 के 36 गुण मिलाने के लिए उनमें ये देखते थे कि इसकी कुंडली में और उनकी कुंडली में क्या दोष है। जबकि हमें आज के समय में क्या करते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, 18 गुण मिल गए तो शादी हो जाए, नहीं, आपको जो है गुण 36 के 36 मिलाने पड़ेंगे, है ना। जैसे कोई हमारी माता है, बहन है, अगर उसकी शादी हो गई और शादी के लिए जैसे कोई कुंडली आई हमारे पास, तो हमें ये होता है कि 36 के 36 गुण मिलाने के लिए हम क्या पूजा पाठ करें जिससे कि इनकी एनर्जी उनकी एनर्जी समान हो जाए। जब भी एक स्त्री एक पुरुष के समान भोगी हो सकती है। समान भोगी मतलब जो एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी और उसकी एनर्जी, जैसा मांगलिक है कोई स्त्री, है ना, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, पुरुष की एनर्जी कम हो गई। तो अगर उनको अगर हमें वैवाहिक बंधन में बांधना है तो उनकी एनर्जी समान होगी, जब भी हम वैवाहिक बंधन बांध सकते हैं। परंतु आज के समय में क्या है कि केवल 18 गुण मिलाए, 20 गुण मिलाए और पंडित जी शादी का मुहूर्त निकाली और शादी कर दीजिए। पंडित जी को भी करना पड़ता है, व्यापारिक है सारी चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ज्योतिष की गलत जा रही है। हर चीज़ का एक तोड़ निकाल दिया। शॉर्टकट जो है ना आज के समय में, जो शॉर्टकट जो है ना वो ज्योतिष को मतलब कहते हैं ना कि एक तरह का विष है, ठीक है। आज के जो ज्योतिष पढ़ी जाती थी, हम लोगों ने भी मेहनत की ज्योतिष में, वर्षों हमने ज्योतिष को पढ़ा और ज्योतिष के नियम निकाले। आज के समय में लोग बस थोड़ा सा जान के और गणनाएं करने लगते हैं, है ना। ये सच है कि देखिए एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये हम सालों से जानते हैं। और जो आप लोगों ने यानी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने साइंस को पढ़ा है, उन्होंने एक पढ़ाई की तरह एक साइंस की तरीके ही पढ़ा है जैसे और स्टूडेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं इसको सुपरस्टिशन से, अंधविश्वासों से जोड़कर साइंस से हम दूर ला दिया है इसको, हम इसको साइंस की तरह नहीं देख पा रहे हैं। शायद इसलिए कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न मैंने आपसे किया था कि ये साइंस है या बिलीव ज़्यादा है, इस तरह के कुछ हमारे अंदर भ्रम आते हैं। बट ये है पूरी तरह से एक साइंस। ये पूरी तरह से साइंस है। मतलब मैथ को पढ़ाने वाला स्टूडेंट जो है अगर कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ विषय जो है अंधकार में है ना, उसको पढ़ाने वाला गलत है, ठीक है। ज्योतिष को बताने वाले गलत हैं अगर गुरु का सानिध्य अगर सही ना हो, क्योंकि पहले की जो ज्योतिष गणनाएं थी वो बहुत प्रभावशाली थी। अब गुरु भी ऐसे नहीं रह गए, है ना, और तो पढ़ने वाले भी ऐसे नहीं रह गए। कहीं ना कहीं शॉर्टकट जो है ज्योतिष को, उसने उसको पाखंड बना दिया। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारा जो धर्म है ना सनातन जो है वो बहुत लीनियर है ना, बहुत सरल है। इसमें अगर आपको अगर रोली से टीका लगाना है, रोली नहीं है तो आप हल्दी से टीका लगा लेते हो, हल्दी नहीं है तो मिट्टी से लगा लेते हो, मिट्टी नहीं है तो पानी से लगा लेते हो, और कुछ नहीं है तो ऐसे कर देते हो। अब ये क्या पाखंड हो गया, ऐसे करना पाखंड हो गया, है ना। अब ये कहें कि ज्योतिष तो वो थी, है ना, कि एक बार क्या हुआ कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक पंडित जी के मुंह में और एक कीड़ा चला गया, और कीड़ा चला गया तो उन्होंने, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने अपनी एक मतलब महिला मित्र थी जो उन्होंने, तो उन्होंने कहा हमारे पंडित जी के मुंह में आज ऐसे इतना बड़ा चला गया। तो उन्होंने कहा कि आज पंडित जी के मुंह में इतना बड़ी कोई चीज़ चली गई, और उन्होंने कहा कि पंडित जी के मुंह में एक इतना हाथी के बराबर चला गया, संभव नहीं है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये मिथ है। मिथ जब कन्वर्ट होता है किसी भी साइंस को, अगर जैसे आप किसी चीज़ को सही तरह से पढ़ नहीं पाए, आधा अधूरा, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, आधी अधूरी बात जान के और आप किसी चीज़ का विश्लेषण करना चाहते हो तो संभव नहीं है। तथ्य के साथ खिलवाड़ करना जो के साथ है खिलवाड़ वो भ्रम बन जाता वो है। भ्रम है। अब आप If कहें you are tampering with the fact, then हाँ। it becomes a myth. मिथ, है ना। तो मतलब क्या है कि तथ्य जो अगर आप सही तरह से नहीं जानेंगे तो आपको भ्रम की स्थिति होगी। पर ज्योतिष कुछ भी नहीं है ना। आप कर्म जो कर रहे हो, अब सब लोग देखो, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि गुरुजी हम तो कर्म कर रहे हैं, है ना। कर्म कब कर पा रहे हो, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। ज्योतिष क्या करती है, वो आपको टाइमिंग बताती है, आप इस टाइमिंग पे और ऐसा कर्म करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कभी आपने अगर क्रिकेट अगर के शौकीन हमारे दर्शक काफ़ी होंगे, देखते होंगे कि टाइमिंग ऐसे बताते हैं कि टाइमिंग आ गई, है ना। तो टाइमिंग जो है, जीवन में भी टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर टाइमिंग अगर है तो आपको लाभ अधिक मिल सकता है। तो ज्योतिष जो है ना, वो जीवन की टाइमिंग है। आप जिस समय पैदा हुए उस समय जो आपकी एनर्जी है ना, उसको मैच करना है कि किस समय पे आपकी एनर्जी जो है वो टाइमिंग के साथ छक्का लगाएगी। और ये हर जने के लिए अलग है, हर जने के लिए अलग अलग है ना। और अब इसको कुछ लोगों के द्वारा बस इसको बना दिया गया। बस केवल क्या है, आज के तरह में, आज के समय में व्यक्ति बस केवल अपनी तारीफ सुनना चाहता है ना। जैसे मान के चलिए किसी का फोड़ा हो गया, है ना, दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है तो वो कह रहा है कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तो बीमारी बता देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा फोड़ा वैसा ना हो। मतलब ज्योतिष जो है उसमें अगर आपने जान लिया ना आपकी दिक्कत क्या है, तो आप उसका निवारण कर सकते हैं। अगर ज्योतिष में लिखी हुई या कुंडली में लिखी हुई सारी बात अगर सच होनी होती ना तो कोई देव दर्शन करता, ना कोई संतों का सानिध्य करता, ना कोई किसी का भला करता। इसका मतलब ही ये है कि देव दर्शन, संतों के सानिध्य और
किसी का भला करने से और ज्योतिषियों के पास जाने से, है ना, समस्याएं हल हो सकती हैं, है ना। आप कर्म तो कर ही रहे हैं, परंतु आपको कर्म करने की अगर टाइमिंग अगर मिल जाए तो आपका कर्म जो है वो एक तरह से पूजा पूरी करो, तरह से फल देगा। फल देगा। जो देना चाहिए, जो कि आप कुंडली में लिखवा के लाए हैं, हाँ। वो फल आपको जरूर मिलेगा। हाँ, मतलब अगर आपका जो समय है और समय के अनुसार काल चक्र की आपकी गणना हो गई, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति में वो क्षमता है, जैसे कोई हवाई जहाज उड़ा सकता है ना, तो आप भी हवाई जहाज उड़ा सकते हो। हर व्यक्ति में क्षमताएं सब में समान है, क्योंकि मनुष्य है, ठीक है। अगर गधे और मनुष्य की तुलना करें तो गधे की क्षमता अलग है, मनुष्य की क्षमता अलग है, परंतु मनुष्य की क्षमताएं जो हैं वो एक है ना, वो उससे बेहतर भी निकल सकता है। हम लोग बेहतरी के लिए प्रयास करें। इसलिए मैं आपसे कहूँगा ज्योतिष से जुड़िए, युवा से मैं कहूँगा ज्योतिष से जुड़िए, परंतु उसके जो भ्रम है उससे मत जुड़िए, ठीक है। तो ज्योतिष से जुड़िए, भ्रम से मत जुड़िए। ऐसे कौन से ग्रह या योग होते हैं जो किसी को ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा फेमस बनाते हैं? मैं अभी चंद्रमा की बात कर रहा था, ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। जिसका मन उसके कंट्रोल में है, सबसे पहले चंद्रमा जो है, जिसका चंद्रमा अच्छा है उसको क्या है, जीवन में सेल्फ मोटिवेटेड वो व्यक्ति होता है ना। और वो कोई भी कार्य करता है दृढ़ निश्चय के साथ करता है, उसको जो है सक्सेस जरूर मिलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सूर्य की, तो सूर्य ख्याति के लिए जिम्मेदार है। ख्याति जो है, अगर किसी का सूर्य अच्छा है तो उसकी ख्याति बहुत अच्छी होगी, है ना। और उसके पास ज़रूर नहीं है कि मतलब आपकी ही कुंडली काम करे, आपके आसपास के लोग, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं सहायक हो सकता है। कुंडली जो है कहीं ना कहीं काम करती है, एनर्जी काम करती है। आप गुरु की कोई एनर्जी लेने जा रहे हो तो उसके परमाणु जो है ना, उसकी जो एनर्जी जो है वो आपके लिए काम करती है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हमारी कुंडली में लग्न, पंचम, एकादश और दशम, जो लग्न है वो पर्सनैलिटी है व्यक्ति की, पंचम भाव जो है उसका पराक्रम है। किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी जब अच्छी होगी जब उसका पराक्रम अच्छा होगा। पराक्रम में जो अगर अच्छा ग्रह बैठा है, सूर्य है, गुरु है, मंगल अगर ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा का अगर कहीं ना कहीं अच्छा है उसका, तो उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है ना। और इसमें भी अगर उसका जो नवम भाव है, जिसको हम लोग लग्न, पंचम और नवम बोलते हैं, इनको त्रिकोण बोला जाता है। त्रिकोण के जो ग्रह या दृष्टियाँ जो हैं वो अगर सकारात्मक हैं व्यक्ति के लिए, तो उसके जीवन में ख्याति और सम्मान होता है। और 10वें भाव में अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा है, जैसे हम लोग कहते हैं कि 10वें भाव में अगर मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है और उसकी लग्न जो है उसके अनुकूल है, मित्र लग्न है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ख्याति मिलती है, बहुत अच्छी ख्याति मिलती है। ग्रहों की दृष्टियों पर निर्भर करता है। तो हम लोग अंत में यही कह सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, है ना। और कभी कभी पाप ग्रहों में अगर देखें तो शनि भी कभी कभी लाभ देता है, ख्याति देता है। यानी ये पहले से पता लग सकता है किसी की कुंडली देखकर कि इन्हें, जिसे कहते हैं ना, फेमस होने का, पॉपुलर होने का कुछ हद तक तो शायद पता आपने लग सकता अगर होगा। अगर वो मूवी देखी हो बाहुबली, है ना, तो राजमाता जो है उसमें उनका हाथ पकड़ती हैं और हाथ पकड़ती है तो उनको तेज ऐसे उनको पकड़ लेता है, तो उसके बल का प्रयोग है। ऐसे हाथ जो है ना, ये हस्तरेखा का मैं आपको बताऊं, ये हस्तरेखा क्या है, एक तरह से ब्लूप्रिंट है। आप जानती हैं कि जितने भी इस संसार में पैदा हुए हैं, दो भाई भी अगर एक ही गर्भ से पैदा हो रहे हैं, उनके भी ये जो पिंट है वो अलग अलग है ना। इसको सामुद्रिक साइंस में हम लोग बोलते हैं। सामुद्रिक में अभी आपको बता दूं कि मैं गोवा में, मैं राजभवन में वो कर रहा हूँ, मैं वास्तु कर रहा हूँ, और गोवा का जो समुद्र है, जो हम लोग हस्तरेखा, क्योंकि हम जो ज़्यादातर जो हस्तरेखा निकाली गई थी वो साउथ के जो वो थे आचार्य थे, उनके द्वारा हस्तरेखा का बहुत अच्छा ज्ञान था। क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र, उनको समुद्र के द्वारा जो जैसे सीप पाया जाता है, उसमें सीप पाया जाता है, मछली पाई जाती है, मोती पाया जाता है, दीप पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं, समुद्र की हैं। और सब हाथ में ये चीज़ देखी। तो पहले के जो निष्कर्ष थे वो हस्तरेखा के समुद्र से निकाले गए। आज मैं समुद्र की जो रिसर्च कर रहा हूँ ना, वो हस्तरेखा के द्वारा कर रहा हूँ, है ना। मतलब मैं किसी की हस्तरेखा के द्वारा मैं उसको बता सकता हूँ कि इसको क्या लाभ होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कुंडली तो है ही, उसके अलावा व्यक्ति को अगर जानना है, ठीक है, व्यक्ति की अगर सक्सेस करनी है, तो उसके हाथ जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके मतलब वो होंगे। जैसे आप देखिए कि मछली का आकार बदल दूं, मछली को मैं ऐसे ना करके ऐसे कर दूं, क्या मछली तैर पाएगी? सामुद्रिक शास्त्र बहुत है ना। एक जैसे आप हैं, हमारी बहन है, आप एक सुंदर चेहरा रखती हैं, है ना, तो आपको जो मतलब कहते हैं ना, आपका आकर्षण अधिक हो जाएगा, है ना। अब कोई अगर महिला, वो भी दूसरी महिला है, अगर वो सुंदरता का अगर नहीं है तो उसका आकर्षण अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी क्षमताएं जो है सामुद्रिक शास्त्र पर भी निर्भर करती हैं, है ना। कर्म करने वाला व्यक्ति जो है कैसा रूप और कैसा लेके आए उसका भी प्रभाव। तो दो तरह के प्रभाव होते हैं, एक तो एनवायरनमेंट, है ना, और एनवायरनमेंट के अनुसार जेनेटिक, है ना। कभी कभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इधर उधर इसलिए होती हैं कि अगर व्यक्ति कर्म के प्रति सजग नहीं, जैसे
ऐसे भी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं दर्शकों कि जिनके राजयोग नहीं था, राजयोग नहीं था, वो आईएएस है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर वो जो मतलब आज भी आईएएस, और अगर उनके हाथ को देखें तो उनके हाथ में ये है कि ये किसी मजदूर का हाथ है, कातिया, ऐसे बात हम लोग कर सकते हैं, है ना, तो किसी मजदूर का हाथ है, परंतु वो इस समय आईएएस के पद पे हैं और उड़ीसा कैडर से हैं, तो उनके हाथ में कोई राजयोग नहीं था, परंतु आईएएस है। मतलब मेहनत जो है ना, कर्म जो है, कर्म जो है वो लाभ भी वही लोग ले पाएंगे जो कर्म करने वाले हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, वो ज्योतिष का लाभ ले सकते हैं। परंतु आप कहें कि आप कर्म ना करें और ज्योतिषी के द्वारा गणनाएं कर दी गई कि आप जो ऐसे ऐसे बनेंगे, है ना, वो फाल्स हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं दोनों चीजों का अपना अपना रोल है। आप क्या साथ लेकर आए हैं, जिसको कि डेस्टिनी, किस्मत या कुंडली के जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं वो हैं, लेकिन साथ ही साथ यदि कर्म सही नहीं है तो वो भी कई बार असर नहीं मैं दिखा आपको पाते एक हैं। चीज़ इस चीज़ से बताता हूँ। जैसे कोई पैदा हुआ, हम लोग क्या लेते हैं, आपका नाम क्या है, नाम से मतलब नहीं, जन्म तिथि क्या है, जन्म का समय क्या है, और कहाँ पैदा हुए, है ना। अगर मान के चलिए एक तो इंडिया में पैदा हुआ है और एक वेस्ट इंडीज में पैदा हुआ है ना, तो इसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, इसीलिए उसकी जानकारी ली जाती है कि जीपीएस लोकेशन कौन सी है जिसकी वजह से आपका शरीर ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस पर जो है ज्योतिष निर्भर करती है। अभी जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति है आईएएस बनेगा और वो देश में पैदा हुआ है कहाँ, वेस्ट इंडीज में, वहाँ आईएएस बनते ही नहीं है ना, राइट। आईएएस बनते ही नहीं है, तो वो आईएएस कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो स्थान का बड़ा महत्व है ना, जिस स्थान पे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, वहाँ पे ही इस ज्योतिष का महत्व है। तो इसलिए हम लोग स्थान को, और इसी में कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, अगर हम एज अ लेमन मैं बात करूं, एक आम आदमी की तरह, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी क्वेश्चन हो जाती है कि कहा तो ऐसे था मगर ऐसे हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों का और प्रभाव था। भाई आज आपने जानती हैं कि अणु सबसे छोटा कण है ना, फिर उसके बाद परमाणु आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गया, फिर गॉड पार्टिकल आ गया, अब बोसोन आ गया, हिम्स बोसोन आ गया। अभी छोटा कण कौन सा है, हिम्स बोसोन। अभी मैं कहूँ अणु सबसे छोटा कण है, आप कहेंगे प्रमाण दीजिए, है ना, तो मैं उस पुरानी किताब को दिखा दूं आपको कि ये वाली देखिए अणु सबसे छोटा कण, वो किताब झूठी हो गई, ठीक है। इस समय रिसर्च हो गई, नई चीजें आ गई, रिसर्च अगर ज्योतिष में है ना, तो आप जो है, जैसे कालसर्प दोष का वर्णन नहीं है, अगर हम देखें तो कालसर्प दोष का वर्णन भृगु संहिता में नहीं है, परंतु क्योंकि बाद में रिसर्च हुई, राहु केतु एक ऐसा ग्रह जो है, अगर हमारी कुंडली 1 मतलब 360 डिग्री की होती है, प्रत्येक भाव जो है 30 डिग्री का होता है, तो 12 भाव होते हैं, तो 360 डिग्री की हमारी कुंडली हो गई। अब 360 डिग्री में 180 डिग्री में अगर राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आते हैं तो कहीं नहीं कालसर्प दोष का प्रभाव पड़ता है। अब कालसर्प दोष का प्रभाव वेस्ट इंडीज वाले व्यक्ति के लिए अलग पड़ेगा, है ना, और इंडिया वाले व्यक्ति के लिए अलग पड़ेगा, ठीक है। जो ध्रुवों पर रह रहे हैं उनके लिए अलग तरह का एनवायरनमेंट है, और जो बीच मध्य में रह रहे हैं उनके लिए अलग तरह का एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट और उसका कर्म, ये दो चीज़ें ना व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। और कर्म करने के लिए अब जो साइकोलॉजिकल क्यों ये है, क्योंकि कर्म के प्रति जागरूक करते हैं। ज्योतिष भी पहले यही करती थी, आपको मोटिवेटेड करती थी, और आज के समय में लोगों ने क्या व्यापारिक थोड़ा सा हो गया है, हर चीज़ में व्यापारिक है ना। कहीं आजकल लोग कहने लगे कि एक कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो मरने के लिए जहर लाया, है ना, और जहर लाया और उसने अपना जहर खा लिया, और उसको खाने के बाद वो बच गया और वो मिठाई लेके आया, है ना, और मिठाई खाने के बाद वो मर गया, है ना। तो मतलब बताइए, जहर भी शुद्ध नहीं है और मिठाई भी शुद्ध नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं मिलावट तो हर जगह है, ठीक है। तो इसका प्रभाव जो है ज्योतिष पे भी है। क्या नाम बदलना या लकी नंबर से कोई चीज को रखना, इससे क्या भाग्य यानी डेस्टिनी को बदला जा सकता है? जी, ये इसको मैं मानता हूँ, इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये विशुद्ध साइंस है ना। इसको इसलिए मानता हूँ, जैसे कि हमारे क्या है, मैंने अभी चर्चा की थी नक्षत्र, है ना, मैं नक्षत्र वाटिका का सृजक हूँ। जैसे हम राजभवन में 27 नक्षत्रों के पौधे लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या है कि सब लोग जो हैं उस नक्षत्र वाटिका में आके वो अपनी एनर्जी गेन कर सकें। जैसे आप हैं, आपको जो है मैंने कहा कि मान के चलिए पुष्य नक्षत्र जो आपका मित्र नक्षत्र है, परंतु रोहिणी नक्षत्र आपका जो है शत्रु नक्षत्र है। अब आप ऐसे नक्षत्र का, शत्रु नक्षत्र का आप अपने नाम रख लो, है ना, शत्रु नक्षत्र का, शत्रु राशि का आप नाम रख लो, और मित्र राशि का आप नाम नहीं रखें, या मित्र राशि नहीं तो अपने जो जन्म राशि है या जन्म नक्षत्र है उसका अगर नाम नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको विरोधाभास रहता है ना। आपको पुकारा जाए तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होने लगती है ब्रह्मांड में। और नाम का इफेक्ट तो शायद होता ही है। हाँ, नाम का इफेक्ट इसलिए है कि आपका नाम जो है, जैसे हम लोग कभी, जैसे किसी ने ये कहा कि मेरा नाम तुलाराम है ना,
तुलाराम है, ये गुरुजी नाम अच्छा नहीं है, आप मुझे नाम बता दो। कि ता पे तो बिल्कुल रखना ही नहीं है मुझे। वो आदमी तोतला है ना, तोतला है, उसका नाम तुलाराम अगर रखा है तो उसको ता नाम से बड़ी नफरत हो गई, है ना। तो अब वो कह रहा है कि गुरुजी ता नाम पे तो मुझे नाम रखना ही नहीं है, मुझे बताइए कि मैं किस नाम पे रखूँ, है ना। तो मैं कहूँगा कि आपकी राशि कौन सी है, आपका नक्षत्र कौन सा है, उसके अनुसार मित्र नक्षत्र या जन्म नक्षत्र का मैं चयन करूँगा। मित्र नक्षत्र या जन्म नक्षत्र के अनुसार मैं उसका नाम रख दूंगा। जैसे कि अक्षर कुमार का नाम, अगर अक्षय कुमार का नाम देखें तो शायद राजीव भाटिया नाम है, या है ना, राजीव भाटिया नाम था उनका, और उनको मित्र नक्षत्र के अनुसार अक्षय कुमार नाम रख दिया। तो एस्ट्रोलॉजर ऐसे नहीं कि एस्ट्रोलॉजर अपना काम नहीं किया, मतलब मैं अगर मित्र नक्षत्र शत्रु नक्षत्र का इस पर प्रभाव होता है ना। अगर आप शत्रु नक्षत्र के अनुसार अगर काम कर देंगे तो लाभ आपको, मतलब हानि होगी आपको। और अगर आप मित्र नक्षत्र के अपने नाम रखेंगे, मित्र नक्षत्र के अपने मतलब नाम के अनुरूप अगर काम करेंगे तो आपको लाभ मिले। जैसे कि किसी का नाम है, मान के चलिए नैन सुख, है ना, नैन सुख है और उसके वो अंधा है, आप 100% मान लेना बहुत ज्यादा कमजोर है, वो अंधा है, बिल्कुल अंधा पैदा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नाम जब उस समय जब वो किया गया तो उस समय पता नहीं था कि ये मतलब अंधा है ना, परंतु उसका नाम नैन सुख रख दिया। मैं ये 100% बोल रहा हूँ कि गलत नाम रखा गया है। क्यों रखा गया है कि नक्षत्र के अनुसार वो अंधा पैदा हुआ है, उसका हो ही नहीं सकता ये वाला नक्षत्र, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, है ना। जब ऐसी चीज़ें जब आती हैं, जब कोई मित्र नक्षत्र शत्रु नक्षत्र के नामों का कहीं ना कहीं मेल होता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नाम का एक अलाइनमेंट होता है आपकी पर्सनालिटी के साथ भी, और अगर ज्योतिष की नजरों से देखें तो हमारे ग्रह नक्षत्र जो हैं उनके साथ भी। भाई नक्षत्र जो डिसाइड हुआ है ना, उसी नक्षत्र के जो नक्षत्र है उसके शत्रु नक्षत्र में मित्र नक्षत्र भी हैं, है ना। शत्रु नक्षत्र मित्र नक्षत्र है, अगर आप शत्रु नक्षत्र का नाम रखेंगे तो कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होगा, एनर्जी क्रिएट तो नकारात्मक होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, मित्र नक्षत्र के नाम या ऐसे जो नाम जो हैं जो कहीं ना कहीं आपको लाभ दे सकते हैं। अब जैसे मैं किसी अशोक महान था, अब मैं अगर अपना नाम भी अशोक रख लूँ तो मैं महान क्यों नहीं हुआ, है ना। अशोक की तरह मुझे भी महान होना चाहिए, नाम का एक लाभ मिल जाए, है ना। राशि भी अगर सेम है तो राशि भी क्या है, जैसे बहुत से लोगों के राम है ना, उसी राम को भी वो लाभ मिलना चाहिए, उसी राम को भी नहीं, ऐसा नहीं है। नाम के अनुसार नक्षत्र के अनुसार भी एनर्जी क्रिएट होती है, फिर कर्म डिपेंड करता है। आपको बता दिया जाए कि आपका ये नक्षत्र है, इसके लिए ये नाम रखा गया है और इस नाम के अनुसार आपका ये काम है। जैसे सर्प है, सर्प से कहूँ गाय की तरह व्यवहार करो, नहीं कर सकता, है ना। गाय से कहूँ कि सर्प की तरह व्यवहार करो, नहीं। मनुष्य का एक नक्षत्र है, उसके अनुसार ही उसका व्यवहार और आचार विचार है, ठीक है। उसके अनुसार ही उसका नाम जो है उसके अनुरूप रखा जाना चाहिए। लवानिया जी, ये तो हुई नंबर्स की या नाम की बात जिसका कि प्रभाव होता है। माना जाता है, मैं खुद भी मानती हूँ कि जेमस्टोन्स का भी बहुत प्रभाव होता है। ऐसे ही मंत्र जाप जो किए जाते हैं उनका प्रभाव बहुत होता है। तो क्या इनसे भी कुछ बदलाव लाया जा सकता है, और अगर हाँ, जो कि मैं मानती हूँ लाया जा सकता है, किस तरह से और किस हद तक? प्रकृति की कोई भी चीज़ जो है, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, या तो वह जब तक जिसकी रिसर्च नहीं हुई है ना, जब तक वो मिथ है ना, एक भ्रम है, जब तक उसकी रिसर्च नहीं हुई। जैसे अग्नि की रिसर्च नहीं हुई है ना, लोग उससे डरते थे, है ना, जानवर डरते हैं, जानते नहीं हैं। अब उसकी रिसर्च हो गई तो लोग उसको जलाते हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ अगर इसमें व्याप्त है तो वो कहीं ना कहीं सत्य और असत्य के रूप में है। जिसको हम लोग नहीं जानते अभी उसको असत्य ही मान रहे हैं हम लोग, है ना। जो जानते हैं उसको हम लोग सत्य मान रहे हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि हमारे जो रत्न की आपने बात की, रत्न से पहले की अगर मैं बात करूं, रत्न तो पृथ्वी से निकले हैं, है ना। पहले हम लोग क्या करते थे कि नीचे की चीज़ों को प्रयोग नहीं करते थे। पृथ्वी के जो निकली हुई चीज़ें हम लोग कंद मूल जो होते थे उनको ग्रहण नहीं करते थे, है ना। ऊपर जो आ रही हैं उनको ग्रहण करते थे। फल जो होते थे उन्हें हम लेते थे, लेकिन जो रूट से निकली हुई है जैसे आलू हो मतलब गया, पृथ्वी के नीचे प्याज। जो है ना उनका हम लोग सेवन नहीं करते थे, है ना। तो रत्न का भी ऐसे सेवन नहीं था, है ना, मतलब रत्न को भी हम लोग प्रयोग नहीं करते। परंतु अब साइंस बढ़ी है, रिसर्च हो रही है, तो वो चीज़ें पहले मंत्र शक्ति हुआ करती थी, है ना। वैदिक मंत्र हैं या तांत्रिक मंत्र हैं, दो तरह के मंत्र हैं, ठीक है। जैसे हमारी माताओं की या बहनों की हम लोग शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्र जाप करते हैं, है ना। मंत्र जो के द्वारा पहले अस्त्र भी चलाए जाते थे, शस्त्र भी चलाए जाते थे, है ना। पहले के आपने देखा होगा, रामायण अगर हम देखते हैं तो रामायण में वो मंत्र जाप करते थे और मंत्र के जब वो तीर छोड़ते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो आप, ब्रह्मांड की वो एनर्जी अपने आप में समाहित कर रहे हो उस मंत्र को जाप करने पर, जो इस कार्य को सुचारू करेगी, है ना। तो मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मैं क्या है
क्योंकि तिरुपति से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि मंत्र जो हैं वो हर किसी के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो मंत्रों के लिए मैं कहूँगा कि कोई भी मंत्र है, गुरु के द्वारा कोई मंत्र दिया जा रहा है या नवग्रह जो मंत्र हैं उनके अगर आप जाप करते हैं तो आपको विशेष एनर्जी जो है वो क्रिएट होगी। तो इस मंत्र जो है बिल्कुल साइंस है ना। परंतु तांत्रिक मंत्र क्या है, ये भी साइंस है ना। इस संसार में जो है दिन है तो रात है, फूल है तो कांटे हैं, है ना। तो पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है ना। तो कुछ ऐसे भी हैं जो मंत्र जो है वो नकारात्मक एनर्जियों को अपने साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो नकारात्मक एनर्जी अपने साथ आ गई तो उसके लिए काम करने लगती हैं, ठीक है। तो मंत्र जो है, मंत्र शक्ति जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप रत्न विज्ञान पर अगर आएँ तो रत्न विज्ञान जो है उसका ये है कि हम लोग ऐसे मान सकते हैं, आज के समय में कहीं भी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें रत्न विज्ञान के बारे में दे रखा हो, है ना। कोई भी सृष्टि में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें रत्न विज्ञान के बारे में दे रखा हो कि ये रत्न ये ऐसे है, ये रत्न ऐसे है। ये क्या है, केवल जब हमारे यहाँ मुग़ल आए, है ना, तो इस समय जो है इन रत्नों का बहुत बड़ा महत्व होने लगा। बाकी जो है पृथ्वी से कोई भी निकलता था उसको हम लोग जान लेते थे। इन मुग़लों को जो है बहुत अधिक जानकारी है, क्योंकि रेगिस्तान में इनका एक वो था। हमारे मुग़ल जो हैं, हमारे जो मोहम्मदन भाई हैं, वो अधिक रत्नों के बारे में जानते हैं। हमने कहीं देखा है कि वो फ़िरोज़ा रत्न पहनते हैं, है ना, फ़िरोज़ा रत्न पहनते हैं। अब रत्न का भी ये है कि ग्रह के अनुसार रत्न बना दिए गए। इन रत्नों के अनुसार क्या है कि जो, जैसे अभी मैंने कहा कि ज्वार भाटा आया, ज्वार भाटा में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ, मोती, है ना। मोती निकल के आया, मतलब इससे प्रभावित हो। इसका मतलब चंद्रमा की एनर्जी इससे कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं कुछ कनेक्शन है ना। तो ऐसे ही क्या, सूर्य की वजह से कौन से तत्व पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ये रत्न ऐसे बने, है ना। रत्न और धातु, रत्न का भी कॉम्बिनेशन अगर किसी धातु के साथ अगर है तो उसका लाभ मिलेगा। जैसे कि सूर्य के रत्न को अगर मैं चांदी में पहना दूँ तो उसका कॉम्बिनेशन नहीं, ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं। तो रत्न भी कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफर है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, मोती को जैसे कहते हैं चांदी में, अगर मैं हाँ, सही कह रही हूँ तो अंगूठी होती है, चांदी की अंगूठी में पहननी चांदी चाहिए। की अंगूठी हाँ, में ही मोती को धारण करना चाहिए, या आपने पेंडेंट भी लिया है तो हाँ, ऐसा सुना है मैंने हाँ। कि मोती के साथ चांदी का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी, तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रत्न भी जो है ना एक तरह के चार्जर हैं कि जो ब्रह्मांड की एनर्जी को लेंगे और आपके शरीर के अनुसार आपको कन्वर्ट करके देंगे। जैसे आपने कन्वर्टर देखा है, जैसे कि अगर कोई ये चल रहा है तो ये इसके लिए चार्जर लगा हुआ है अलग तरीके का, है ना। तो जैसे ये रत्न, जैसे अब ये जैसे इसमें खूनी नीलम है ना, इसका भी मैं आपको रहस्य बताऊँगा, है ना। कलर थेरेपी पे डिपेंड है ये रहस्य। चलो बता ही देता हूँ मैं आपको कि आपने सुन रखा होगा दर्शकों, एक तो नीलम होता है, एक पुखराज होता है ना। नीलम और पुखराज दोनों को, इनको सफ़ायर बोला जाता है। अगर इनको साइंटिफिक दृष्टि देखा है तो ये सफ़ायर है केवल, ठीक है। और सफ़ायर हैं तो, परंतु एक नीला है और एक पीला है। तो नीले रंग का जो रत्न है वो, ये दोनों ही एक ही पत्थर होता है ना। जो सफ़ायर होता है वो एक ही पत्थर होता है। इधर की तरफ से डेंसिटी जो है वो लेफ्ट की तरफ जो है वो नीला होता है और इधर की तरफ राइट में पीला होता है। और बीच में जो है नीले और पीले का अंश होता है, इसको खूनी नीलम बोलते हैं, ठीक है वो एक ही पत्थर, ठीक है। उसका अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखा है तो बिल्कुल सेम है, परंतु कलर थेरेपी की वजह से एक गुरु को अच्छा कर रहा है और एक जो है शनि को अच्छा कर रहा है। आप सोचिए, मतलब हमारी जो, हाँ, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जैसे आपसे भी मैं थोड़ा निवेदन ये करूँगा, क्योंकि मैं पहले ही सोच लिया था कि आपको एक कहूँगा। जैसे कि हमारी माताएं बहनें जो हैं कभी नीली कभी काली, है ना, बिंदी लगा लेती हैं। इसका रहस्य आप जानिए। इसका रहस्य ये जानिए कि अगर कोई विवाहिता स्त्री है ना, वो मांग का कलर चेंज नहीं करती। कभी काले कलर का आपने मांग भरते देखा किसी को, नीले कलर की मांग भरते देखा? क्योंकि ये क्या है, कलर थेरेपी है। डॉक्टर के यहाँ पर्दे कैसे लगे होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, हरे कलर के। अगर मैं उसमें काले कलर का पर्दा लगा दूँ, मरीज जो है अस्थिर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी क्या है, जिनके ललाट पे अगर लाल रंग या पीला रंग अगर सुशोभित नहीं है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है विकृत हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्रमा की एनर्जी को हमारी माताएं बहनें अगर बनाए रखना चाहती हैं, क्योंकि वो ग्राही हैं, है ना, ग्राही हैं, वो किसी चीज़ को अगर समाहित कर सकती हैं। तो जैसे हमारी बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके बच्चे होने की प्रॉब्लम है, और बच्चे ना होने की प्रॉब्लम है, वो बिंदी छोटी जो है ना, ये बच्चे होने की प्रॉब्लम दे देती है, ठीक है। आप देख लेना इस चीज़ को कि जो भी माताएं बहनें जो छोटी बिंदी लगाती हैं ना, उनके साथ हार्मोनल डिसऑर्डर या फिर उनके बच्चे होने में समस्या है। क्योंकि ये क्या है, बिंदी जो है लाल कलर की बिंदी कलर थेरेपी है। जो गर्भाशय की जो भित्तियाँ हैं, और मैंने ये साइंस में ही पढ़ा है, क्योंकि मैं जूलॉजी का भी विद्यार्थी हूँ, जंतु विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। तो मैंने ये पढ़ा है कि जो गर्भाशय की भित्तियाँ, उसमें जो है जो दरारें हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से गर्भ को अटैच नहीं कर पाती, है ना।
तो कहीं ना कहीं सपाट जो गर्भाशय है वो फिर बच्चे को जन्म नहीं दे पाता। इसका कारण भी ये है कहीं ना कहीं बिंदी से जुड़ा हुआ है, और ये बिंदी का कलर जो है लाल ही होना चाहिए। आजकल क्या है, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो शादी होती है तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चले जाते हैं, और उसमें क्या है लहंगा ऐसे चुन के लाते हैं, या तो सतरंगी होगा, नीला होगा, काला होगा, पीला होगा। ये जो लहंगा होता है ना वो लाल कलर का है ना, लाल कलर की थेरेपी है, ठीक है। मतलब सुहाग का रंग वैसे लाल ही माना लाल ही जाता है। है, चाहे सुहा- साड़ी हो, चाहे बिंदी हो, चाहे हाँ, लहंगा मतलब हो। शादी के समय जो है वो लाल है, ठीक है। आज के समय में एक नई चीज़ और देख रहा हूँ कि कुछ हमारी जो बहनें हैं बहुत, जिनके पास पैसा है, सब कुछ ससुराल बहुत अच्छी मिल गई, वो क्या है कि अपने पैरों में सोने की जो तोड़ियाँ जो जिनको होती हैं वो पहनती हैं। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक महिला है उसको अगर हार्मोनल अगर बैलेंस करना है तो कमर से नीचे कभी भी सोना नहीं पहने, ठीक है। पैरों सोना में जो कभी है, सोना नहीं पहना जाता। सोना जो है वो मतलब इसका कोई मिथ नहीं है, इसका साइंस है। इसका साइंस ये है कि कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाएगा, और जो कहीं ना कहीं हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो हार्मोन से बनी हैं सारी, है ना। हमारे यहाँ पहले से ही ये जो पहनाते हैं ना वो स्त्रियों को पहनाते हैं, क्योंकि स्त्री को कई सारे जो हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस होते हैं, है ना। तो मतलब वो अगर हार्मोन अगर बैलेंस में नहीं होंगे तो उनको दिक्कत होगी, है ना। वो पूरा जीवन नहीं जी पाएगी, अवसादग्रस्त हो जाएगी। तो महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है वो कलर थेरेपी का। आने वाले समय में अभी रिसर्च चल रही है। मैं अभी बेंगलोर की एक उसमें गया था, उसमें मुझे ले गए थे वो साइंटिस्ट से, है ना, क्योंकि मीडिया पर उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि अभी उनकी रिसर्च चल रही है। तो उनका ये कहना था, गुरुजी हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि जैसे कि एक डाइक्लोफेनिक गोली है, डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल, उसके अगर नीले कलर में अगर हम दवा दे रहे हैं किसी मरीज को तो वो उससे ठीक नहीं हो रहा, है ना। परंतु वो जो है लाल कलर में उसको दवा दे रहे हैं वो ठीक हो रहा है, उसका सर दर्द ठीक हो जा रहा है, ठीक है। आप देखिए ब्रह्मांड जो है वो आने वाले समय में विब योर थेरेपी पे चलेगा। 7 रंग की जो थेरेपी है ना वही है। अब मैं आपको ब्लैक कलर की और वाइट कलर की मना क्यों कर रहा था, पुरुष जो हैं उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप कमर से नीचे जो है वो वाइट पहनिए। इसका मैं भी देखिए खुद वाइट पहना हूँ। इसका कारण ये है कि उत्तेजना जैसी चीज़ें हैं वो कम होती हैं वाइट कलर से, है ना। तो आप अगर कोई विवाहिता स्त्री है वो वाइट कलर का पहने। हम एक विधवा स्त्री को वाइट कलर क्यों देते हैं, है ना, उसके अवसाद जो है कम हो, ठीक है, उसकी शारीरिक जो आवश्यकता है वो कम हो, शांति का प्रतीक। हाँ शांति का प्रतीक है। परंतु वाइट कलर पता क्या है, अगर आप साइंस के अनुसार देखें, साइंस के अनुसार अगर देखें तो हमारे यहाँ जो 7 कलर की थेरेपी है, विबग्योर जो थेरेपी है वो 7 कलर है, जिसमें वाइट और ब्लैक जब आते हैं, जब स्पेक्ट्रम पर सारे कलर गायब हो जाते हैं तो हमें ब्लैक दिखता है, ठीक है, और जब सारे कलर आ जाते हैं तो हमें वाइट दिखता है, ठीक है। तो वाइट और ब्लैक कोई कलर ही नहीं है ना, ये तो एक तरह का वो है, स्थिति है, कलर नहीं है। अगर आपको एनर्जी लेनी है तो इनसे एनर्जी नहीं मिलेगी, बस केवल आपको शांति मिल सकती है ना, परंतु एनर्जी नहीं मिलेगी। ब्लैक कलर को हम लोग मना करते हैं, इसलिए हम लोग ब्लैक कलर को सबसे बेकार मानते हैं। परंतु आजकल के युवा का जो ट्रेंड फैशन है ना वो केवल ब्लैक है ना, हाँ ब्लैक मैजिक जो है, अब इसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं। ब्लैक का मतलब ये है कि आप ऐसी शक्ति की तरफ चले जाओगे जहाँ आपको पता ही नहीं, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, है ना। तो कोई लोग कहेगा कि सर गुरुजी हमारे तो बाल भी काले हैं, है ना, दाढ़ी भी काली है। तो भाई ठीक है, बाल काले हैं, दाढ़ी काली, ये प्राकृतिक है ना, परंतु कृत्रिम जो चीज़ें हैं ना उनमें ब्लैक कलर का प्रयोग मत कीजिए। प्रभाव होता है, कहने का मतलब है कि इन चीजों का प्रभाव होता है। तो अगर आपको पता है कि प्रभाव होता है तो फिर मानना कहीं ना कहीं वैसे भी बनता है, लेकिन सही तरीके से मानना। यही है ना। तो ब्लैक जो है बस केवल ये है कि आपकी कोई एनर्जी अगर कहीं जा रही है ना तो उसको रोक सकता है, ठीक है। काला धागा हम लोग पहना देते हैं, जैसे बहुत से लोग ये थे मुझे नज़र लग गई, है ना, हाँ का नज़र लग गई। नज़र लगने का जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों के काला टीका लगाती रहती हैं, है ना, और काली मिर्च करती हैं, ये सारे क्या हैं मिथ में आते हैं, है ना, काला। परंतु काला जो रंग है ना वो काला रंग क्या कर सकता है कि नज़र में क्या होता है कि जो आपके रोम छिद्र हैं ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हवा का पैसेज जो है वो कम और ज़्यादा हो जाता है, जिसके अंदर हीट बढ़ने लगती है आपकी, और हीट बढ़ने लगती है तो आपको कोई कार्य में मन नहीं लगता, तो उसको बोलते हैं नज़र लगना, है ना, तत्काल नज़र लगना। तो ऐसे ही क्या है, कुछ ऐसे रोम छिद्र बंद होते रहते हैं तो नज़र लग जाती है लोगों को। तो नज़र का भी एक सिद्धांत है कि इसमें आपकी कार्य क्षमता घट जाती है ना, वो इसलिए क्योंकि किसी सामने वाले की एनर्जी आपको बेहद प्रभावित कर सकती है ना। तो अपना जो ऑरा है ना 7 चक्रास ऑफ बॉडी, मैं आपके माध्यम से इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँ, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। गायत्री मंत्र में क्या है 7 चक्रास ऑफ बॉडीज़ के जो मंत्र हैं वो पूरे आते हैं, और पूरे आते हैं तो इसलिए क्या है, आप अगर अपने को शुद्ध रखना चाहते हो, अपनी बॉडी को और मन को शुद्ध रखना चाहते हो, तो आज से ही दर्शकों
आपने सुबह के टाइम ये नियम बना लो कि 108 बार नहीं तो 11 बार जो है गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आपका ऑरा क्लियर होगा तो आप जो है नए कार्य कर पाएंगे। और कुछ भी ना कर पाएँ तो आप ये करिए कि नहाते समय सेंधे नमक थोड़ा सा डाल लीजिए अपने उसमें, जिससे कि आपको परेशानी हो रही है, बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आप पर प्रभावित कर रहा है, ठीक है, तो सेंधे नमक को आप पानी में डालिए नहाते समय और उससे नहाइए, ठीक है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ये मिथ नहीं है, ये साइंस है ना, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं। नमक और फिटकरी के अंदर अगर फ्री रेडिकल्स होते हैं जो किसी भी एनर्जी को और मतलब ले सकते हैं, मतलब अपने में खींच सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि मिथ नहीं है ना। और बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा अगर हम बहुत चीज़ों पर चर्चा करें, क्योंकि आपका चैनल का नाम ही उस तरीके से है ना, आपने उसी तरह का वो कर रखा है और इसकी आवश्यकता भी है। इसकी आवश्यकता आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दो ही जिंदगियां हैं, सत्य और असत्य, है ना। और असत्य जब है तो इसलिए कलयुग है ना। और कलयुग में आप कितना भी अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कलयुग को काटने का प्रयास कर रहे हो, है ना। ये आपका विकसित भारत के जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें ये सबसे बड़ा आपका वो मानूंगा कि आपका योगदान ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप मिथ और उसको जो रहस्य हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं लोगों के उलझने तो है ही ना इन चीज़ों को लेकर। उलझन उन लोगों की हैं, या तो जो मक्कार हैं या सीधे हैं, ठीक है। उलझे वही लोग हैं, है ना, जो अनैतिक इच्छा अगर करेंगी तो अनैतिक कार्य आपके होंगे, ठीक है। अगर आप अनैतिक इच्छा नहीं करेंगे तो अनैतिक कार्यों की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। आज के समय में कुछ लोग मतलब कहीं ना कहीं ऐसे पाखंडी या ऐसे तांत्रिक या ऐसे, मतलब मैं नहीं कहूँगा इन चीज़ों को, ऐसे लोगों को फंस जाते हैं। उनका केवल यही है कि वो कहते हैं ना कि उनके लिए ये नहीं है कि मानव है, उनके लिए सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत का है। अगर कोई भी व्यक्ति उसके अंदर इंसानियत अगर नहीं है, अगर वो एस्ट्रोलॉजर भी है तो बेकार, क्रिकेटर भी है तो बेकार, एंकर भी है तो बेकार, इंसानियत जो है बड़ी चीज़ है ना। मतलब अगर मैं बात करूं सत्संग क्या है, हम लोग सत्संग करने जाते हैं। सत्संग देखो दर्शकों, आप समझो इस चीज़ को, जैसे सत्संग का अर्थ ये नहीं है मैं अभी आपसे कहूँ कि राधा कौन थी, कृष्णा कौन थे, है ना, जय भोले की, या मतलब मैं कहूँ यीशु कौन थे, है ना, या मोहम्मद साहब कौन, ये सत्संग नहीं है। हमारे यहाँ सत्संग जो है, सत्संग है सत्य का संग। एक विद्यार्थी मेरे पास आया और विद्यार्थी से मैं कहूँ कि आप जो है राधे जपो, है ना, आप जो है कृष्णा जपो, ये सत्संग नहीं। ये सत्संग जो है, ये सत्संग का अर्थ हो सत्य का संग। उस विद्यार्थी को मैं ये बताऊं कि आपके अनुसार ऐसा समय पे आप ऐसे कार्य करेंगे, है ना, तो उसके सत्य को बता रहा हूँ मैं, है ना, सत्य को बता रहा हूँ, तो वो उसका सत्संग है ना। आज के समय माता बहनें क्या करती हैं, गा के भजन गाएं, बुरा नहीं है, भजन गाएं, परंतु उनको अपने जीवन में समाहित नहीं कर रही है ना, तो उनका सत्संग बेकार है। तो सत्संग है सत्य का संग। सत्य का संग व्यक्ति 3 तरीके से करता है। एक तो व्यक्ति से व्यक्ति सत्संग, है ना, जो गुरु हैं सारे, व्यक्ति से व्यक्ति सत्संग में बहुत झूठा मानता हूँ दर्शकों। व्यक्ति से व्यक्ति सत्संग में आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने प्रभाव में आपको लाना चाहता है ना, और प्रभाव में लाना चाहता है, तो आप अगर किसी के प्रभाव में अगर आ गए तो आप खास नहीं है ना, कहीं ना कहीं। परंतु प्रभाव में आना ये नहीं है, जैसे कहते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, इसका मतलब लोग कुछ गुरु बना लेते हैं, है ना। अभी आपको, जैसे आपने बड़े बुजुर्ग किसी व्यक्ति को गुरु बना लिया, अभी आपको गाड़ी चलाना सीखना है, किससे सीखोगे, किससे सीख, गुरु से सीखोगे कि कोई जो गाड़ी चलाना जानता होगा वो से सीखोगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण में आपकी प्रमुख भूमिका रही है, क्योंकि वहाँ की जो वास्तु की टीम थी उसमें आपका एक पोजीशन थी, आप उसमें इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे वो अनुभव कैसा रहा। हमारे यहाँ जो मंदिर बनाए जाते हैं वो बेसर शैली, नागर शैली, है ना, और इस पे बनाए जाते हैं। तो नागर शैली जो है उत्तर भारत की शैली है जहाँ मंदिर हम बनाए जाते हैं, बेसर शैली दक्षिण भारत की है। तो श्री राम प्रभु जो हैं वो कहीं ना कहीं मिश्रित शैली में अभी विराजमान है। भगवान अगर मेहरबान है तो फिर आपके सारे काम बनेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड की कोई एनर्जी जो है मुझे उसमें राम मंदिर में साझा कर गई। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं मुझे चुना और उन गुरुओं का भी मैं सम्मान करता हूँ, मैं उनके लिए नतमस्तक हूँ जिन्होंने मेरा नाम जो है इसके लिए दिया। और आज भी जो है कई सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने मैया सीता, लक्ष्मण और जो उनको सबको स्थापित किया गया, तो उसमें भी वास्तु में जो मेरा नाम है, मेन जो मेरी वास्तु रही वो जो भूमि का स्पंदन है उस पर मेरी वास्तु रही, और जो घंटियों की गूंज है और प्रकाश पुंज का आना है उस पर मेरा कार्य रहा। और सब लोगों का मिला जुला रूप है,
हम लोग ये नहीं कह सकते कि मेरे द्वारा वास्तु है, हम सब लोगों की एक टीम थी जिसने पूरा कार्य किया, और इसमें कम से कम मैं मानता हूँ कि 200 वास्तुगुरु ऐसे हैं, 200 वास्तुगुरु आचार्य ऐसे हैं कि जिन्होंने इस अपनी अपनी चीज़ें दी हैं। उनका साझा जो है रूप जो है कहीं ना कहीं उस मंदिर के लिए लिया गया है। तो उसमें किसी एक व्यक्ति का वो नहीं है, और इसमें ये भी नहीं कह सकते कोई एक व्यक्ति के द्वारा वास्तु की गई है। हाँ, चार्ट तैयार किया गया, आचार्य हैं उनके द्वारा चार्ट किया गया है, परंतु जो मध्य की जो चीज़ें हैं उसमें हम जैसे जो आचार्य या जो वास्तुगुरु हैं या उनके द्वारा भी किया गया। तो मतलब एक मिश्रित रूप है, उसमें मेरा भी नाम है। तो मैं इसमें भगवान श्री राम का वो मानता हूँ कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मुझे हनुमान जी ने ही कहीं ना कहीं प्रेरणा दी और मैं यहाँ आ गया। बाकी तो मेरी क्षमताएं और योग्यताएं उतनी है कि बस मैं सेवक बना रहना चाहता हूँ हनुमान जी का। लवानिया जी, आपने इतनी, मैं कह सकती हूँ, इतना गहन अध्ययन किया है हर चीज़ को लेकर, और ज्योतिष में आप सक्रिय भी रहते हैं। तो क्या देश या दुनिया को लेकर कोई आप ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं जो कि इस नज़र से कि वो लोगों के लिए कहीं यूज़फुल हो सकते हैं, कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि आने वाले वक्त में हमारा कर्म या हमारा लाइफस्टाइल, हमारा तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूरे की पूरी मैनकाइंड के लिए अच्छा हो? कुछ ऐसा कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो प्रकृति है, ये ब्रह्मांड जो है वो सकारात्मकता पे चलता है। अगर सकारात्मक आपकी सोच है तो कहीं ना कहीं आप जो है उन्नत हैं। तो हमारा जो देश भारत जो है वो कहीं ना कहीं गुरु के रूप को लिए हुआ है, मतलब इसका गुरु अच्छा है तो आने वाले भविष्य जो है वो भारत का ही है, हमारे हिंदुस्तान का है। क्योंकि हम लोग जो हैं उस सनातन की वो एनर्जी लिए हुए हैं जो उस समय पर काम करेगी जब सब भटक चुके होंगे, जब हम खड़े होंगे, है ना। तो मैं आगे का भविष्य भारत का तो यही कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर दूर कर दिया जाए, है ना, कुछ राजनीतिक पहलू हैं, कुछ ऐसे निर्णय हैं, अगर उनको सही तरीके से लिया जाए तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और गुरु प्रेरित भारत का भविष्य है, तो बहुत लाभ मिलेगा। परंतु 2025 वर्ष 2025 और 26 ऐसा कालखंड है जिसमें कई सारी मतलब जो प्रकृति अपने आप को सिद्ध करेगी। बाढ़ जैसी घटनाएं, भूकंप जैसी घटनाएं, युद्ध जैसी आगजनी, ये सारी घटनाएं जो हैं इन 25 और 26 में देखने को हमें मिलेंगी। तो मैं दर्शकों यही कहना चाहता हूं कि जो हम लोग वैदिक मंत्रों का जाप करते थे, यज्ञ करते थे, आपको चाहते हैं कि ये प्रकृति जो है अपना रूप आपको ना दिखाए, तो इस प्रकृति के अनुरूप हम लोगों को बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 2025 और 26 जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय होगा जिसमें कहीं ना कहीं एक त्राहिमाम जो है वो मच सकता है। परंतु 2027 से जो है वो एक शांति जो है वो फैलेगी, और शांति अगर फैलती है तो ये केवल और केवल उसमें योगदान जो है वो भारत का होगा, और भारत जो है विश्व गुरु के रूप में उभर के आएगा। आपके जीवन का ऐसा कौन सा मंत्र है लवानिया जी जो आप अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को, जिन्हें आप सलाह देते हैं, उन्हें आप ऐसा कौन सा मंत्र आपका है जो उन्हें फॉलो करने के लिए कहते हैं? देखिए, मैं अपनी माताएं बहनें जो भी इस शादीशुदा जीवन में हैं और उनको कहीं पारिवारिक समस्या आ रही है, एक काम मेरे कहने पर करिए। एक तो जो है विष्णु सहस्त्र नाम, उसका पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमारी माताओं बहनों को सबको करना चाहिए, ठीक है। और जो पुरुष कहीं ना कहीं जिनका मन अशांत है तो वो भगवान शिव को काले तिल, शहद और भांग चढ़ा सकते हैं, और शिव रुद्राष्टकम का पाठ प्रतिदिन करें, ठीक है। और अगर आपको तेज चाहिए या कोई ऐसा रुद्राक्ष जो है ना, आप चाहें तो मैं सबको ये कहूँगा कि पंचमुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष, ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। प्रकृति का एक ये बीज ऐसा है कि ये प्रकृति की बहुत सारी एनर्जी को समाहित किए हुए है। और मंत्र जो है, मैं 2 मंत्र की आपको कहूँगा, ये दोनों मंत्र जो है आप अपनी पूजा में समाहित कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस वाले मंत्र का जाप जो है हमारी माताएं हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, ये है, इस वाले मंत्र को करो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देवी स्वरूपा और मनु, इन्होंने भी जब, अगर आप नैमिषारण्य गए हों, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ जो है शुरुआत उन्होंने इसी मंत्र से की थी, और ये मंत्र जो है सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। आपको भी नैमिषारण्य जाना चाहिए। वेद व्यास ने जो अपनी कथा की थी, है ना, वो भी कहाँ की थी, इसमें नैमिषारण्य में। 88,000 तपस्वियों की तपोस्थली है,
भगवान नारद ने भी अपनी जो तपस्या की वो नैमिषारण्य में की, तो नैमिषारण्य से निकला हुआ मंत्र है, इसीलिए इस मंत्र को त्यागना नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैं आपसे कहूँगा कि आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं एक वो हो सकती है, दिक्कत हो सकती है या आपको परेशानी हो सकती है। तो एक तो प्राणायाम कीजिए। इस ब्रह्मांड की ध्वनि ओम की है, तो ओम का अर्थ है ओ ऊ में, ओ का मतलब आविर्भाव उत्पन्न होना, ओ का मतलब दांत बढ़ना और म का मतलब मौन होना। किसमें? नमः शिवाय में। न का अर्थ है पृथ्वी, मा का अर्थ है जल, सी का मतलब अग्नि, बा का मतलब वायु और या का मतलब आकाश। आप इस पंच तत्व में उत्पन्न होंगे, पंच तत्व में बढ़ेंगे और पंच तत्व में ही विलीन हो जाएंगे। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप जो है ना, आजकल कई गुरुओं ने कहा है कि बिना गुरु के मत करिए, है ना। इसका मतलब ये है कि इसकी एक विधि है करने की। वो विधि आप किसी भी गुरु से पूछ सकते हो, है ना। गुरु मंत्र ज्ञानी मंत्र अनुभवी जो व्यक्ति है वो सब आपके गुरु हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका मंत्र का जाप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, मतलब ओम और नमः शिवाय की जो अवधि है वो समान होनी चाहिए, ऐसे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैंने जो मंत्र बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र जो है ना, जिनका सूर्य कमजोर है, जो अवसादग्रस्त हैं, रोगी हैं, पारिवारिक जो हैं, ये वास्तु मंत्र के रूप में भी कार्य करता है और ये कहीं ना कहीं आपके जो 7 चक्राज ऑफ बॉडीज हैं उनको भी करता है। तो मैं 3 मंत्रों की आपको कहूँगा जो अपनी पूजा में जो है इनको समाहित करें। और अगर और भी ज़्यादा आपको और करना है तो कलर थेरेपी के अनुसार कपड़े पहन सकते हैं। सोमवार के दिन सफ़ेद पहनिए, मंगलवार के दिन लाल पहनिए, बुधवार के दिन जो है हरा पहनिए, गुरुवार के दिन पीला पहनिए, शुक्रवार के दिन फिर सफ़ेद पहनिए, ऐश्वर्यपूर्ण कलर पहन लीजिए, है ना। शनिवार के दिन नीला पहन सकते हो, रविवार के दिन फिर लाल, ठीक है। तो ऐसे कलर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। ये कलर थेरेपी जो है आपके लिए प्रयोग कर सकती है, ठीक है। और अगर बहुत अधिक जानना चाहते हैं तो किसी आचार्य द्वारा अपना कलर भी डिसाइड करवा लीजिए। आने वाला भविष्य जो है वो कलर पे है, रंग पे है, रंग नीति पे है। ये मंत्र भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी रंग को जागृत करते हैं जिससे कि उसको सफलताएं मिलने लगती हैं। तो 3 मंत्रों का जाप कीजिए और अपनी पूजा जो है अपने गुरु या कोई आध्यात्म गुरु जो है जो आपको बताए तो उस गुरु मंत्र का जाप कीजिए। आज के एपिसोड में हमने ना सिर्फ मिथ्स के बारे में जाना कि कौन से मिथ्स हैं और फैक्ट क्या है, मैं ये कहूँगी फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा जाना, और उसके साथ साथ जो एक बोनस रहा आज के एपिसोड में वो ये था कि आपसे हमें बहुत सारे टिप्स ऐसे मिले जिन्हें कि फॉलो करके हम कहीं ना कहीं अपनी मानसिक शांति, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आजकल, हर जनरेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं हम पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। आज आपने जो अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर व्यूअर्स ऑल। दर्शकों, आप सभी को जय श्री राम। और आप जो हैं स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें, आपका भविष्य स्वर्णिम और उज्जवल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें तभी पता लगेगा जब आप अपने कमेंट्स डालेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि उन्हीं से हमें पता लगेगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो और आप हमसे जानना चाहें। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में यदि आपको लगता है कि आपके कोई प्रश्न हैं तो प्लीज़ आप अपने प्रश्नों को कमेंट्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे उन सभी का जवाब देने का। और फिलहाल वक्त हो गया है धन्यवाद करने का। थैंक यू सो मच।